नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। विपक्षी नेता केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहते हैं। हाल ही में देश के 14 राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सारे विपक्ष ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू कर रखा है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम जारी रहेगी। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को लेकर पलटवार किए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई के केस दर्ज हुए हैं, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके दाग धुलकर साफ कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जो दागी नेताओं को धुलकर साफ कर देती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने ईडी को एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बताया और कहा कि आपको इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। अखिलेश ने यह भी साफ किया कि वे परंपरा कांग्रेस ने ही शुरू की थी और बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। जब सारा विपक्ष एक सुर में सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहा है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने चंद रोज पहले एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत कुछ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे उस समय राज्य में एक मुठभेड़ हो गई थी और कांग्रेस के इशारे पर सीबीआई उन पर पूछताछ के दौरान पीएम मोदी का नाम लेने का दबाव डाल रही थी। शाह ने बताया कि 90% सवालों में यही था कि काहे परेशान हो रहे हो, मोदी जी का नाम लो और हम आपको छोड़ देंगे। देश के गृह मंत्री के इस बयान से साफ है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का प्रयोग अपने विरोधियों को डराने और परेशान करने के लिए पहले से करती आ रही है। उनके कहने का तात्पर्य ये भी है कि उनकी सरकार कुछ नया नहीं कर रही है, वो वही सब कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में होता रहा था। विपक्षी नेताओं का ये भी आरोप है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, यदि वे दबाव में आकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच बंद कर दी जाती है। ये आरोपी नेता भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में धुलकर बेदाग हो जाते हैं। पिछले 9-9.5 साल के अरसे में इस तरह के एक नहीं कई उदाहरण विपक्ष के नेता देते रहे हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ बेदाग होने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम आता है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का, जो इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य चेहरा है। लोकायुक्त ने 2011 में येदियुरप्पा और उनके परिवारजनों पर कथित रूप से खनन कंपनियों से 40 करोड़ रुपए लेने के आरोप की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। येदियुरप्पा ने 2013 का विधानसभा चुनाव अलग पार्टी बनाकर लड़ा, इससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले येदियुरप्पा को ही बीजेपी में वापसी करवाई गई और 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि येदियुरप्पा के दोबारा बीजेपी में शामिल होने के कारण सीबीआई ने मामले की जांच सही से नहीं की, इसके चलते वे बेदाग बच निकले। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल है। शर्मा को जब सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी बनाया था, तब वे कांग्रेस की गोगोई सरकार में मंत्री थे। उन पर शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए हर महीने सुविधा शुल्क लेने के आरोप लगे थे। सीबीआई ने 2014 में इस मामले में शर्मा से पूछताछ भी की थी। उसके बाद 2015 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद सीबीआई ने हेमंत बिस्वा शर्मा की फाइल ही बंद कर दी। इतना ही नहीं,
2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बहुमत मिलने पर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। शारदा चिटफंड घोटाले में और भी कई नेताओं के नाम आए थे। सीबीआई ने उनकी जांच भी शुरू की थी, लेकिन बाद में जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो जांच की आंच भी ठंडी हो गई। इनमें एक नाम है ममता बनर्जी की सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु से सीबीआई ने पूछताछ की, उस पर शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन की फेवर करने के आरोप लगे थे। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेने का आरोप भी लगा था। इस मामले की जांच ईडी कर रही थी। शुभेंदु अधिकारी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के 9 विधायकों के साथ भाजपा में आ मिले और आज वे पश्चिमी बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। बंगाल पुलिस शुभेंदु के खिलाफ शारदा चिटफंड मामले की जांच कर रही है। वहीं शुभेंदु शारदा चिटफंड घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप लगाकर जांच करवाने की मांग केंद्र सरकार से कर रही है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है। ऐसे में उनकी हालत तो एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। 2015 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय का पर शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिटफंड कंपनी को फेवर करने का आरोप लगा था। राय 2017 में बीजेपी में शामिल हो गई। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। जांच बंद होने के बाद मुकुल राय बीजेपी छोड़कर फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पश्चिमी बंगाल के ही तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता जितेंद्र तिवारी पर कोयला घोटाले के आरोपों की जांच सीबीआई ने शुरू की। वे 2021 में तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद तिवारी के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच ठंडी पड़ गई। इसी तरह के कई उदाहरण महाराष्ट्र की राजनीति में भी सामने आए हैं। इनमें सबसे रोचक मामला है एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले बीजेपी ने लगाया था। इस मामले की जांच EOW कर रही थी। 2019 में ऑपरेशन कमल के तहत हुई राजनीतिक उठापटक में अजीत ने देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। बाद में अजीत पवार बीजेपी छोड़कर वापस अपने चाचा शरद पवार के पास लौट आए। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि नारायण राणे को बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राणे पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। वॉशिंग मशीन में धुलाई के बाद अब नारायण राणे मोदी मंत्रिमंडल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। इसी प्रकार मनसे के विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए घोटाले के आरोप लगे थे। 2016 में डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए और 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और अब वे मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इसी तरह सोवन चटर्जी, यामिनी जाधव और भावना गवली जैसे कई नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच शुरू हुई और बीजेपी में शामिल होने पर बेदाग हो गए या जांच थम गई। एक अन्य नेता है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं लगे थे, लेकिन देशद्रोह समेत करीब 20 मामले दर्ज थे। वो हैं पटेल आरक्षण आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल। हार्दिक भी बीजेपी में शामिल होते ही सच्चे देशभक्त विधायक बन गए। ऐसे और भी नाम विपक्ष के नेता गिनवाते हैं। इन उदाहरणों से साफ है कि विपक्षी नेताओं के आरोपों में दम है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की मुहिम से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। भ्रष्टाचारियों को जरूर जेल भेजा जाना चाहिए, लेकिन गैरों पे सितम, अपनों पे रहम, साहेब ये नीति ठीक नहीं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।